हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया सब। तो कैसे हो मेरे बब्बर शेर और शेरनियों? प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम हिंदी में जो कहानी वाला पोर्शन होता है उसको बहुत सिंपल तरीके से निपटाने वाले हैं। क्योंकि भैया आपको बता दें बच्चों, जो ये कहानी वाला पार्ट होता है कितने नंबर में पूछा जाता है? तो पूरे 5 नंबर में। और इस बात की हम गारंटी लेते हैं कि आज की ये वीडियो 100 में 100% आपको 5 नंबर भैया देकर जाएगा। क्योंकि ये टॉपिक क्या है, पूरा 100% फिक्स होता है, जिसमें आज हम 3 कहानी को देखेंगे। पहला है पंचलाइट, दूसरा है बहादुर, तीसरा है लाठी। इन 3 कहानियों को आप अच्छे से देख लेना, रटने की जरूरत नहीं है। एक बार ऐसा बताएंगे आपको कि चीजें आपके दिमाग में एकदम स्टोर हो जाएंगी, पूरी कहानी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि भैया अगर बात हो, यहां एक एक नंबर का वैल्यू बहुत ज्यादा होता है, तो यहां तो 5 नंबर की बात है कि बस थोड़ा सा आपको बस सुन लेना है और कहानी आपका तैयार हो जाएगा। तो इससे अच्छी बात हमारे लिए क्या ही हो सकती है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले बच्चों अपन देख लेते हैं पंचलाइट कहानी को। तो सबसे पहले पंचलाइट कहानी को समझेंगे। तो पंचलाइट कहानी के प्रमुख पात्र कौन कौन से हैं? भाई देखिए, कहानी तभी समझ में आएगी जब उसके अंदर कौन कौन से कैरेक्टर हैं उनको समझना भाई समझ जाएंगे, है ना। भाई कोई भी कहानी हमें तभी समझ में आ सकती है कि पहले जान लेते हैं कि उसमें कैरेक्टर कौन है। तो प्यारे बच्चों, ये जो पंचलाइट कहानी है, इस पंचलाइट कहानी के जो प्रमुख पात्र हैं वो एक गोधन है। मान लेते हैं भैया गोधन जो है वो क्या है, इस कहानी का क्या है, हीरो है। कोई एक मूवी बन रही है तो भाई उसमें हीरो होगा, है ना। तो इस कहानी का जो हीरो है वो क्या है भैया, गोधन है, वो कहानी का हीरो। और एक मुनरी है, तो भैया ये समझ लियो आप क्या है, इस कहानी की हीरोइन है। क्या है भैया, हीरोइन है। ठीक, हीरोइन है। और गुलरी काकी क्या है, तो गुलरी काकी इस मुनरी की क्या है भैया, मां है, माता जी है। और एक सरपंच जी है भैया गांव के, ये क्या है, इसमें जो सरपंच जी है वो मुखिया है। ठीक, और एक कनेली होती है जो कि सहेली है किसकी भैया, तो ये जो मुनरी है, इस मुनरी की ये सहेली है। ठीक है, तो ये इतनी बात मतलब आपको समझना पड़ेगा कि इस कहानी में गोधन नाम का एक लड़का है। ठीक है, मान लेते हैं वो कहानी का हीरो है, तो अपने कहानी में हीरो है तो हीरोइन होनी चाहिए, तो वो हीरोइन है। ठीक है, गुलरी काकी जो कि मुनरी, जो ये लड़की है इसकी माता जी हैं, सरपंच जी हैं, और उसके बाद कनेली जो कि ये मुनरी की सहेली है। तो ये समझ में आ गया इतनी सी बात। चलिए अब कहानी को अपन एक ही नजर में समझ लेते हैं। अब देखिए कहानी में क्या होता है कि ये जो गांव का एक भाई लड़का है, और ये जो कहानी है प्यारे बच्चों, ये एक बिहार के छोटे से प्रांत की कहानी है। ठीक है, जिसे फणीश्वर नाथ रेणु जी ने लिखा है। और इस कहानी में इन्होंने ये बताया है कि गांव में एक गोधन नाम का लड़का है जो कि उस गांव में ही एक मुनरी नाम की लड़की से प्यार करता है। यानी इनका क्या हो जाता है भैया, प्यार हो जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं है जबरदस्ती, वन साइडेड लव नहीं है, दोनों आपस में प्यार करते हैं। तो ये जो गोधन है अक्सर मुनरी के घर से गाना गाते हुए गुजरता है। ठीक है, जैसा पुराने समय में आपने मूवी वगैरह में देखा था, आज के टाइम में भी होता है कि भाई कोई दिख जाए, है ना, तो रोज उसी गली से आना जाना रहता है। तो इनका भी वही था ना, गाना गाते हुए गुजरते थे कि धूप में निकला न करो रूप की रानी, गोरा रंग काला न पड़ जाए, कि मस्त मस्त आंखों से छलकाओ न मदिरा, मधुशाला में ताला न पड़ जाए। ऐसे ही गाते हुए गुजरते हैं। फिर होता क्या है भैया कि ये जो गुलरी काकी हैं, गुलरी काकी भाई कितना दिन आप ऐसे करोगे, तो ये इनका रोज का ऐसा देखती है। यानी ये क्या है, गोधन को रोज ऐसा करते हुए देखती है। तो ये जो गुलरी काकी हैं, ये गुलरी काकी सरपंच जी से जाकर के शिकायत कर देती हैं। शिकायत कर देती हैं कि ये जो गोधनवा है हमारी बिटिया को तंग करत है बड़ा। यानी जो गोधन नाम का लड़का है हमारी बेटी को बड़ा तंग करता है, परेशान करता है, रोज गली से गाना गाते गाते हुए गुजरता है। तो इससे क्या है, सरपंच जी ने
क्या किया भाई, सरपंच जी जो सभा का आयोजन हुआ, सब लोग बैठे, उसके बाद सब ने क्या किया, गोधन को गांव से बहिष्कृत कर दिया, यानी गांव से उसका बहिष्कार कर दिया। ठीक है, उसका बहिष्कार कर दिया गांव से, हुक्का पानी बंद कर दिया। फिर उसके बाद क्या किया भैया, यहां पे ये इतनी कहानी हो जाती है। अब उसके बाद होता है क्या कि गांव में रामनवमी का मेला आ जाता है। तो मेले में क्या करते हैं, गांव के सभी लोग चंदा इकट्ठा करके एक पंचलाइट खरीदते हैं, जिसको भैया लालटेन कहा जाता है। ठीक है, लालटेन जो होता है पंचलाइट, क्योंकि पुराने जमाने की कहानी है, तो उस टाइम में पंचलाइट वगैरह किसी ने देखा नहीं था। तो सब लोगों ने चंदा इकट्ठा करके एक पंचलाइट खरीदा, और गांव के जो लोग थे बहुत ज्यादा उत्साहित थे कि हाँ अब ये देखेंगे कैसा होता है। जो पैसा बचता है उससे पूजा पाठ की सामग्री लाई गई। सरपंच जी ने अपनी पत्नी मतलब पत्नी से कहा कि जो भाई पूजन सामग्री है उसको अपने व्यवस्थित कर लो, पूजा पाठ होना है। और सबको बोल देते हैं कि एक अच्छा सा दिन रखा जाता है कि इस दिन पर कीर्तन भजन होगा। किसी के गांव में मतलब किसी के घर में भी ढिबरी वगैरह नहीं जलेगी। ढिबरी का मतलब चिमनी, ठीक है, क्योंकि सभी लोग पंच लाइट के ही रोशनी में कीर्तन भजन करेंगे, नाचेंगे, गाएंगे। तो ऐसा कहा जाता है। जब भाई वो दिन आ जाता है, जब वो दिन आ जाता है तो यहां पर भाई ये ऐसा होता है, लेकिन वहां सवाल उठ जाता है कि पंच लाइट जलाएगा कौन, क्योंकि गांव के जो सीधे साधे भोले भाले लोग थे उनको पंच लाइट जलाना ही नहीं आता था। तो एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं, और उल्टा ऊपर से जो दूसरे बिरादरी के लोग थे, दूसरे टोली के लोग थे, वो उनका अलग से मजाक बनाने लगे कि खरीद लिया, जलाना नहीं आता, कान उठक बैठक करो, कान पकड़ के जल जाएगी अपने आप। ऐसा मजाक बनाने लगते। और उसी टाइम ये मुनरी को मिल जाता है मौका भाई अपने हीरो को बचाने का, अपने हीरो को फिर से बिरादरी में शामिल करने का। तो ये क्या है, डायरेक्टली तो बोल नहीं सकती, क्योंकि उस गांव में पंचलाइट केवल गोधन जलाना जानता था। यानी अब हीरो के पास भी मौका मिल जाता है। तो ये मुनरी क्या है, कनेली के कान में धीरे से जाकर के कह देती है कि गोधन पंचलाइट जलाना जानता है, कि तुम ये बात सरपंच के कानों तक पहुंचा दो। ये सरपंच जी जब सुनते हैं कि ये वास्तव में गोधन केवल इसको जला सकता है, तो भाई वो भी सोच विचार करते हैं। जो पंच बैठे होते हैं उनसे तर्क वितर्क करते हैं, तो भेज देते हैं एक दो लोग को कि जाओ बुला के लाओ उसको। लेकिन वो जो ये भी लड़का है ना, बड़ा सख्त लड़का निकलता है गोधन। वो बोलता है नहीं, उसकी माता जी ने मुझे ऐसा किया है तो उसकी माता को भेजो, यानी मुनरी की मां को भेजो, गुलरी जो ये गुलरी काकी है ना उनको भेजो, तभी मैं आऊंगा। तो ये फिर आता है उसके बाद पंचलाइट जला देता है गरी के तेल से। सभी लोग कीर्तन भजन करते हैं, सब कुछ। पंच जी कहते हैं तुम्हारा 7 खून माफ, खूब गाओ सलीमा का गाना, चाहे जो करो। अब यहां पर क्या होता है कि गुलरी काकी गोधन को बोलती हैं, अब मतलब शाम के खाने के लिए बुलाती है कि बेटा अब कोई बात नहीं रह गई, तुम शाम को आओ खाने पर। हो सकता है उनके अंदर भी ये चीज जाग गई हो कि हाँ हमारी बेटी के लिए ठीक है। तो अब यहां पर एक गाना सेट हो जाता है कि शायद मेरी शादी का ख्याल दिल में आया है, इसीलिए अम्मा ने तुम्हारी मुझे खाने पे बुलाया है। ये किससे कहते हैं, तो गोधन मुनरी को बोलता है ना। तो ये पूरी कहानी हो जाती है। लोग कीर्तन भजन करते हैं, खूब मगन हो जाते हैं, नाचते गाते हैं। ठीक है भैया, तो ये पूरी पंचलाइट कहानी की हमने पूरा सारांश बता दिया। अब आपको लिखना कैसे है ये तो हमने सारांश बता दिया। अब चलिए लिखता, अब तो आप इसको ऐसे फटाक से कंप्लीट कर दोगे। देखिए लिखना कैसे है भाई, क्योंकि लंबा चौड़ा लगेगा बट आसान है। लिखेंगे पंचलाइट कहानी फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रची एक आंचलिक कहानी है बिहार के एक प्रांत की। ठीक है, इस कहानी में बिहार के एक पिछड़े गांव के परिवेश का बहुत सुंदर चित्रण किया गया है। देखिए इस कहानी में गोधन नाम का एक लड़का है जो गांव की एक मुनरी नाम की लड़की से क्या करता है, प्रेम करता है। मुनरी की मां जो गुलरी काकी है, इन्होंने गांव के पंच से गोधन की शिकायत की थी कि वह उसके घर के सामने से सिनेमा का गाना गाता हुआ गुजरता है। इसी कारण से गांव के जो पंच हैं उसे बिरादरी से निकाल दिए हैं। एक दिन रामनवमी के मेले से जो गांव के लोग होते हैं पंचलाइट खरीद कर लाते हैं, ठीक है ना।
और जो पैसे बचते हैं उससे पूजा पाठ की सामग्री लाई गई। सभी लोग पंच लाइट को देखने के लिए बहुत उत्सुक थे, लेकिन समस्या यह उठती है कि आखिर पंच लाइट को जलाएगा कौन, क्योंकि गांव के जो सीधे साधे लोग होते हैं वो पंच लाइट को जलाना जानते नहीं थे। इतनी बात हमने आपको बहुत अच्छे से समझाई थी और ये चीज आप भी बखूबी समझ गए होंगे। तो पहले इतना स्क्रीनशॉट कर लीजिए भैया, हो गया ना। अब आगे देखिए क्या लिखना है। अब यहां पर देखिए क्या है, मुनरी को पता था कि गोधन पंच लाइट जलाना जानता है। वह बड़ी ही चतुराई से अपनी सहेली कनेली के माध्यम से क्या करती है, यह बात पंच तक पहुंचा देती है। पंच गोधन को पुनः बिरादरी में शामिल करने के लिए मान जाते हैं और गोधन को बुलाया जाता है और वह पंच लाइट को जला देता है। मुनरी की मां जो गुलरी काकी हैं वो भी काफी प्रसन्न होती हैं और गोधन को शाम को भोजन के लिए क्या करती हैं, आमंत्रित कर देती हैं। ठीक है ना। पंच भी अत्यधिक उत्साहित होकर गोधन को कहते हैं, तुम्हारा 7 खून माफ, खूब गाओ सलीमा का गाना। यानी अब चाहे जितना गाना गाओ कोई भी रोकेगा नहीं तुमको। ठीक, पंच लाइट की रोशनी में लोग कीर्तन और भजन करते हैं तथा खुशियां मनाते हैं। तो इस तरीके से बच्चों आपको पंच लाइट कहानी का सारांश बहुत सरल तरीके से लिख देना है। ठीक, इसका क्वेश्चन बैंक में बड़ा लंबा चौड़ा सा विवरण है, तो हम आपसे यही कहेंगे कि आप यही लिखिएगा एकदम सरल शब्दों में। इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया ना। चलिए भैया अब दूसरी कहानी देख लेते हैं प्यारे बच्चों। दूसरी जो कहानी है वो है बहादुर। बहादुर जो कहानी है ये बहादुर नाम के एक लड़के की कहानी है जो एक नेपाली लड़का है। अब इस कहानी को भी समझने से पहले इसके पात्र को समझ लेते हैं, फिर कहानी को एक फ्रेम में अपन पिरो देते हैं। देखिए इस कहानी के प्रमुख पात्र में बहादुर है, जो हमने बताया एक नेपाली लड़का है, एक नेपाली लड़का है। और इसमें एक लेखक ने स्वयं को एक क्या है, अपने आप को ही एक यहां पे कैरेक्टर प्ले किया है। ठीक, लेखक। और इसमें क्या है, लेखक की पत्नी है जिनका नाम यहां पे निर्मला रखा गया है और लेखक का एक बेटा होता है जिसका नाम किशोर रखा गया है, किशोर। और इसमें कुछ रिश्तेदारों का भी रोल दिया गया है, क्योंकि बोलेगा भैया कि जैसे पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी का सारांश लिखिए और अधिकतम शब्द सीमा 80 बोलेगा। तो हमें ज्यादा लंबा भी नहीं खींचना कि आप 150 जाओ, 200 जाओ, 250 शब्द। तो इसी हिसाब से लिखना है कि बाकी और भी क्वेश्चन हमारे मतलब ऐसा ना होने पाए कि और भी क्वेश्चन हमारे छूट जाएं। ठीक है ना। तो चलिए अब ये तो भाई कहानी के पात्र हो गए। अब इसको समझते हैं बच्चों, कहानी में लिखना क्या है, क्योंकि जो आप सुन लोगे वो चीजें एकदम आपके दिमाग में घर बना लेती हैं, याद हो जाती है, जैसा हमने पंचलाइट में देखा। फिर उसके बाद हम बताएंगे कि भैया आपको लिखना कैसे है। तो देखिए इसमें होता क्या है कि बहादुर जो कि एक नेपाली लड़का है, ये अपने माँ के कटु व्यवहार यानी उनके थोड़ा ऐसा है कि उसको गाली गलौज देती हैं, आए दिन मारती पीटती हैं, तो उनका कटु व्यवहार होता है, कड़वाहटपन होता है। और उसी के कारण ये जो नेपाली लड़का है ये भाग आया है, घर छोड़कर भाग गया है। और इधर क्या होता है, जो लेखक हैं ये अपनी पत्नी के कहने पर, क्योंकि इसमें इनकी पत्नी बार बार ये कहती हैं कि मुझे घर पे एक नौकर चाहिए, क्योंकि इसमें यही बताया है कि आज के टाइम पे लोग किस तरह से झूठी शान और शौकत में जीते हैं। तो यहां पर यही सब कहानी में बताया गया है। तो लेखक की जो पत्नी है वो लेखक मतलब ये पत्नी जो लेखक हैं, तो ये क्या करते हैं, अपनी पत्नी के कहने पर इस नेपाली लड़के को अपने घर पर नौकर के तौर पर लाते हैं, नौकर के तौर पर लाते हैं। शुरू में जो लेखक की पत्नी है और इनका जो बेटा है ये बहुत अच्छा व्यवहार, क्योंकि ये घर तो रहते नहीं है ज्यादा, ये क्या करते हैं, निर्मला और किशोर ये दोनों इसके साथ क्या कहते हैं, इस बहादुर लड़के के साथ, भाई यहां पे नहीं मतलब ये तो नौकर के रूप में है, तो वही बहादुर लड़के के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करती हैं शुरू में।
शुरू में बहुत अच्छा, मतलब उससे अच्छे से बात करते हैं, एकदम देखा जाए बेटे की तरह रखते हैं, नौकर की तरह व्यवहार करते ही नहीं है, खूब अच्छा व्यवहार करते हैं। लेकिन फिर धीरे धीरे क्या होता है, धीरे धीरे उसको क्या करते हैं, उसके प्रति मतलब इनके अंदर एक अलग ही रौब होने लगता है कि जब देखो आए दिन उसको मारते हैं, पीटते हैं, इस तरह का व्यवहार उस लड़के के प्रति होने लगता है। और फिर एक दिन ऐसा होता है कि मतलब ऐसी स्थिति आ जाती है कि हर टाइम, एक दिन से ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है कि हर दिन बस उस लड़के को पीटने का बहाना ढूंढने लगती हैं। चाहे छोटी गलती हो चाहे बड़ी गलती हो, घर का वो सारा काम काज करता है, उसके बाद भी वो हमेशा क्या है, उसको गाली गलौज देते हैं, हमेशा बस ऐसा काम करते हैं कि बस थोड़ी गलती मिल जाए उसको पीट दे। ठीक, मतलब हमेशा बहाना ढूंढते रहते हैं कि कोई भी गलती मिले और मैं इसको मारूं, ऐसा चलने लगता है। फिर उसके बाद होता क्या है, एक दिन घर में रिश्तेदार आ जाते हैं, एक दिन लेखक के घर में रिश्तेदार आ जाते हैं और उसके बाद भाई वो सारा काम काज करता है। फिर रिश्तेदारों ने क्या किया, उनमें कोई रिश्तेदार शिकायत करने लगता है कि भाई मेरे पैसे गायब हो गए, मेरे पैसे इसी घर में गुम हो गए। तो सारा का सारा पूरा इल्जाम जो है इस बहादुर लड़के के ऊपर चला जाता है कि पैसे को इसी ने चुराया होगा। इसको मारा जाता है, पीटा जाता है। फिर बाद में पता चलता है कि भाई पैसा कहीं गुम नहीं हुआ है, वो पैसा मिल जाता है। और इसको इतना मारते हैं, पीटते हैं कि ये जो बहादुर लड़का है वो घर छोड़ करके भाग जाता है, यानी इनके घर से भी घर छोड़कर वो चला जाता है। और बाद में इनको जब पैसा वगैरह मिल जाता है तो ये सोचने लगते हैं कि हमने आज तक जो भी किया बहुत बुरा किया, बहुत गलत किया, उस बच्चे को बहुत सताया, इनको अपने किए का जो है पछतावा बहुत होता है, वो पश्चाताप भी करते हैं। लेकिन अब उनको माफ करने वाला ये जो बहादुर लड़का है वो नहीं रहता, क्योंकि वो क्या है, छोड़कर घर भाग जाता है। तो ये एक बहुत ही इमोशनल स्टोरी है और आसानी से समझ में आ जाएगा भैया। अब आपको चलिए देख लेते हैं आपको लिखना कैसे है, ठीक है, वो देखते हैं कि किस तरह से लिखना है। अब समझते हैं भैया, देखिए इसमें लिखना है कि बहादुर कहानी अमरकांत किसके द्वारा रचित है, तो अमरकांत द्वारा लिखित एक नेपाली बच्चे के प्रति परिवार जनों द्वारा किए गए कटु व्यवहार की कहानी, ठीक है, यानी कठोर व्यवहार कैसा उसके प्रति व्यवहार किया जाता है, इस प्रति मतलब इसके लिए ये कहानी है। लेखक ने स्वयं को कहानी का एक पात्र बताया है। बहादुर एक नेपाली लड़का है जो अपने मां के कटु व्यवहार के कारण घर छोड़कर भाग गया है। लेखक अपनी पत्नी के कहने पर उसे अपने घर पर नौकर के रूप में लाते हैं, हमने बताया नौकर रख लेते हैं। लेखक की पत्नी निर्मला और उसका बेटा किशोर पहले तो बहादुर के प्रति अच्छा व्यवहार करते हैं, लेकिन धीरे धीरे कठोरता बरतने लगते हैं। वह घर का सारा काम काज करता है, ठीक है, सारा काम घर का करता है कौन, बहादुर लड़का, लेकिन फिर भी उसे गाली गलौज सुनने को मिलता है। लेखक की पत्नी और उसका बेटा किशोर तो मानो बहादुर को पीटने का बस बहाना ढूंढते रहते हैं। एक बार रिश्तेदारों को के रुपए खो जाने पर, जब रिश्तेदार मतलब हमने बताया ना कि घर पर उसके कुछ रिश्तेदार आए होते हैं, रिश्तेदारों का जो मतलब उसके रिश्तेदार हैं उनका रुपए खो जाता है, ठीक है, तो घर वालों ने किया क्या, बहादुर के ऊपर पूरा चोरी का इल्जाम लगा दिया, ठीक है, चोरी का आरोप लगाया और उसे बुरी तरह पीटा। तो बहादुर भी क्या होता है, बिना बताए किसी को अचानक से घर छोड़ करके चला जाता है। ठीक है भैया, चलिए पहले इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया ना, चलिए अब आगे थोड़ा से यहां पे देखेंगे कि उसके चले जाने के बाद घर में मातम सा छा गया। क्यों, क्योंकि भाई हर किसी को अब आराम की आदत लग चुकी, क्योंकि अगर कोई घर में नौकर रख लेता है तो इसको तो बस चाहिए क्या, एकदम आराम, भाई बिस्तर पे पड़ा है, खाना मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, नहाने को पानी एकदम जगह पर मिल जा रहा है, तो हर एक व्यवस्था, साफ सुथरे कपड़े पहनने को मिल रहे हैं। जब सारी सुख सुविधाएं मिलने लगे तो आराम की लत लग जाएगी, आदत लग ही जाएगी। तो वही है कि उसके चले जाने के बाद घर में मातम छा गया, क्योंकि सभी को आराम की आदत लग चुकी थी, इसलिए वे बहादुर को ढूंढते हैं, ठीक है।
घर वालों को अपनी गलती का एहसास होता है और वह पश्चाताप करते हैं, लेकिन उन्हें माफ करने वाला बहादुर जा चुका था। ठीक है, पश्चाताप वही है ना कि भाई अब पछताए हो तो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। ठीक है, तो भैया पछतावा तो करते हैं, लेकिन क्या फायदा जब उनको माफ करने वाला बहादुर ही नहीं रहा। चलिए इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए भैया अब हम देखते हैं तीसरी कहानी। तीसरी कहानी जो है वो लाठी कहानी है। ये भी बहुत प्यारी सी कहानी है भैया, लाठी। ठीक है, क्या है जो लाठी कहानी है। अब ये कहानी भी एक यूं समझ ले कि एक जैसे होता है ना, एक प्रेम कथा है, एक लव स्टोरी है, लेकिन इसका जो एंड होता है वो भाई जैसे होता है ना कि हैप्पी एंडिंग एक होता है, लेकिन इसमें हैप्पी एंडिंग नहीं होता है। ये बहुत ही इमोशनल दर्द भरी कहानी है। तो इसमें होता क्या है, चलिए देखते हैं। ये लाठी जो कहानी है प्रसिद्ध कहानीकार शिवानी द्वारा रचित एक बहुत ही सुंदर कहानी है। ठीक है, इस कहानी में क्या है भाई, पहाड़ी रंग दिया गया है। पहले समझ लेते हैं फिर पूरा इसका व्याख्या अच्छे से समझेंगे। देखिए इस कहानी में होता क्या है, इन्होंने पहाड़ी रंग दिया है, यानी पूरा ये एक पहाड़ का सुंदर चित्रण किया है। काठ गोदाम से कुछ ही दूर, मतलब कुछ ही दूर मील मतलब कुछ मील दूर एक ऊंचे पहाड़ पर क्या होता है, गोठिया का सैनिटोरियम था, जिसका नाम उस समय भवाली से भी अधिक था। अब देखिए समझने का, जैसे अगर नैनीताल चले जाओ भाई तो ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, तो यहां पर ये जो भवाली स्थान है ना, भवाली एक टाइम में ये पर्यटकों के लिए, जो भी घूमने वाले लोग जाते हैं, तो भाई पर्यटक के लिए आज ऐसा नहीं है कि आज नहीं, आज भी है कि एक बहुत ही खूबसूरत सा प्लेस है। ठीक है, जो पहाड़ों में एक बहुत ही खूबसूरत सा प्लेस है। तो वही है कि काठ गोदाम से कुछ ही मील दूर एक ऊंचे पहाड़ पर गोठिया का एक सैनिटोरियम था, और जिसका नाम उस समय भवाली से भी अधिक था, यानी भवाली बताया ना एक प्लेस है। ठीक है, वहीं 3 नंबर के बंगले में कप्तान जोशी अपनी बीमार पत्नी का इलाज करने आकर ठहरे थे। इसमें क्या होता है, ये जो सैनिटोरियम है वहीं पर सैनिटोरियम पर कप्तान जो जोशी होते हैं वो अपनी बीमार पत्नी का इलाज कराने के लिए एक बंगले में आकर के रुके हुए हैं। उनकी पत्नी का नाम क्या है, बानो था। उनकी जो पत्नी थी वो बानो थी। उसका विवाह 14 वर्ष की आयु में ही कैप्टन जोशी के साथ, यानी जो बानो है उसका विवाह बहुत ही कम उम्र में कप्तान जोशी के साथ हो गया था। ठीक है, वह अपनी पत्नी को बहुत ज्यादा प्यार करते थे। जो कप्तान जोशी थे अपनी पत्नी को बहुत ज्यादा प्यार करते थे, और बानो से विवाह के ठीक तीसरे दिन बाद ही उन्हें बसरा जाना पड़ा, यानी अपनी ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए, जहां वह 2 वर्षों तक युद्ध में भटक रहे थे। यानी भाई जब उनको 2 साल लग गए, तो जब कप्तान जोशी क्या होते हैं 2 साल बाद घर पहुंचे तो पूरी दुनिया ही बदल चुकी थी। भाई 2 वर्ष का जो टाइम है बहुत लंबा टाइम होता है। 2 वर्षों तक बानो के ऊपर ससुराल वालों ने बहुत जुल्म ढाए, क्योंकि वो एक तो वैसे ही बीमार थी। भाई कभी वह सुनती कि उसके पति को जापानियों ने कैद कर लिया है, तो कभी उसकी सास और चाचियां उस पर व्यंग के बाण चलाती। ठीक, कोई बोलता कि वो अब वापस लौट के ही नहीं आएंगे। ठीक, ऐसा दुनिया भर का। इसी दौरान बानो को क्षय रोग हो जाता है। ठीक, इसी दौरान बानो को क्षय रोग हो जाता है। ठीक, मतलब यहां पे इतनी बात समझ में आ गई कि जो शिवानी के द्वारा रचित कहानी लाठी है, और लाठी होता किसका नाम है भी बात में बताएंगे। इसमें होता क्या है, एक कप्तान जोशी हैं जो अपनी पत्नी का इलाज कराने काठ गोदाम में ठहरे हुए हैं। एक बंगले में 3 नंबर, यहाँ पे बंगला का जो नंबर है वो भी बताया गया है कि 3 नंबर के बंगले में, 3 नंबर के बंगले में आकर ठहरे हुए हैं इलाज कराने के लिए। उसके बाद उनकी पत्नी का नाम क्या था, बानो था, और इस जो बानो है उसका विवाह 14 वर्ष की आयु में ही कप्तान जोशी के साथ हो गया था। और कप्तान जोशी अपनी पत्नी से बहुत ही ज्यादा प्यार करते थे, और उसके बाद विवाह से ठीक तीसरे दिन ही क्या है, उन्हें बसरा जाना पड़ा, जहां वह 2 वर्षों तक युद्ध में भटक रहे थे। 2 वर्षों तक, 2 साल, यानी 2 साल लग गया
वापस लौट कर नहीं आए। तो इन 2 सालों में भाई जाहिर सी बात है, कोई नई नवीली दुल्हन हो, शादी हो जाए, 2 साल आदमी बाहर से न आए, तो होता है कि भाई ताने सुनने को मिलेंगे। भाई कोई बोलने लगा कि उस जापानियों ने कैद कर लिया है, कोई कहने लगा कि अब मर गए हैं, वापस नहीं लौट के आएंगे, कोई कहने लगा कि मतलब ऐसा है कि अब चाहे जितना परेशान हो जाओ, अब जिंदगी में वापस लौटेंगे ही नहीं। तो दुनिया भर की बातें उनको सुनने को मिली, घर का काम काज भी उससे करवाने लगे। इससे धीरे धीरे वो एकदम बीमार पड़ के कमजोर होती गई और अंत में उसको क्षय रोग हो गया। ठीक है, क्या हो गया? क्षय रोग हो गया। तो पहले इतना स्क्रीनशॉट कर लीजिए। देखिए क्षय रोग हो जाता है। अब उसके बाद क्या है, ध्यान से समझना, उसे सैनिटोरियम भेज दिया गया। भाई उसे सैनिटोरियम भेज दिया गया जैसे ही कप्तान जोशी घर वापस लौटे। अब जब कप्तान जोशी घर वापस लौटते हैं और उन्हें बानो की बीमारी का पता चलता है, तो वो सीधे ही क्या होते हैं, सीधे ही सैनिटोरियम जा पहुंचे। वहां प्राइवेट वार्ड में उसकी बीमारी का इलाज चल रहा था। किसकी? बानो का। सैनिटोरियम से मृत्यु से पहले निकाल दिया जाता था और बानो को भी दस्त लग गए थे, यानी उसकी पत्नी जो बानो है उसको भी दस्त लग गए थे। डॉक्टर आया और उसने देखा तो उसने कमरा खाली करने का नोटिस कप्तान जोशी को देते हुए कहा कि कल ही ले जाना होगा यहां से। कप्तान का चेहरा फीका पड़ गया। रात को वह बानो के सामने आया और कहा कि हमें और कहीं जाना होगा। बानो यहां समझ गई थी कि नोटिस मिल गया है। सुबह कप्तान उठा, उसने सोचा बानो बाथरूम तक गई होगी, लेकिन जब वह नहीं लौटी तब वह भागकर मरीजों तक गया। डॉक्टर आया, नर्स आई, चौकीदार आया, लेकिन बानो नहीं आई। दूसरे दिन रथी घाट पर उसकी साड़ी मिली। कप्तान जोशी को यकीन हो गया था कि बानो ने पानी में डूबकर आत्महत्या कर ली है। शोक में पागल कप्तान साड़ी छाती से चिपकाए हुए फिरता रहा, यानी रोने लगा। ठीक है, तो देख रहे हैं कितनी इमोशनल स्टोरी है। मतलब इसमें क्या हुआ कि भाई जब क्षय रोग लग गया था, उसके बाद जब कुछ दिनों के बाद 2 साल से ज्यादा का वक्त लग गया, कप्तान जोशी घर वापस आए तो बीमारी के बारे में पता चला। सीधा ही भागकर सैनिटोरियम गए थे जहां वो पहले इलाज करने के लिए ले गए थे। वहां पर वो देखते हैं कि उन्हें प्राइवेट वार्ड में रखा गया है जिसमें सीरियस कंडीशन वाले मरीजों को रखा जाता है। तो वहां पर जब रखा गया है तो भाई इसमें होता क्या है, सीधे ही फिर उस सैनिटोरियम में जब प्राइवेट वार्ड में रखा जाता है, ठीक, तो वहां पर कुछ ऐसी कंडीशन में जैसे होता है ना कि एकदम इमरजेंसी वाला, तो वैसा ही है। और उसमें क्या होता है कि सैनिटोरियम से मृत्यु से पहले निकाल दिया जाता था। तो जब डॉक्टर क्या है, डॉक्टर मिलते हैं किससे? कप्तान से, क्योंकि यहां पर होता क्या है, दस्त लग चुका होता है बानो को। तो वो मिलते हैं तो बताते हैं कि अब ये बचेंगी नहीं, इनको यहां से कल ही ले जाना पड़ेगा। तो वो एकदम से स्तब्ध रह जाते हैं, यानी यहाँ कप्तान का जो चेहरा होता है फीका पड़ जाता है। वो समझ जाते हैं कि अब बानो बचेगी नहीं। तो वो होता क्या है, रात को वह बानो के सामने आते हैं, जैसे दिलासा देते हैं ना कि परेशान ना रहो, ठीक हो जाएगा, हम अच्छी अस्पताल में दिखा लेंगे। तो यहाँ पर वही चीज होता है, बानो को कहते हैं कि हमें और कहीं जाना पड़ेगा। तो बानो तो जानती है कि भाई अब कुछ होने वाला है नहीं, डॉक्टर ने जरूर कुछ बताया है कि मैं बचूंगी नहीं। तो वो समझ जाती है पूरा, वो समझ गई कि हाँ नोटिस मिल गया है। सुबह कप्तान जब उठते हैं तो वो सोचते हैं कि वो बाथरूम तक शायद गई होगी, तो वहां पर जाकर देखते हैं नहीं मिलती है। फिर उसके बाद जाकर के मरीजों के पास चेक करते हैं, वहां नहीं मिलती है। सब आते हैं लेकिन बानो नहीं दिखाई पड़ती है। वो जान जाते हैं कि अब बानो, मतलब जब क्या होता है, दूसरे दिन रथी घाट पर उसकी साड़ी वहां पर मिलती है तो कप्तान जोशी को पूरा यकीन हो जाता है कि इसी में अर्थात इस पानी में डूब करके बानो ने आत्महत्या कर लिया है। लेकिन इस कहानी का थोड़ा एक और अंश है इसमें। फिर वहां मतलब जो कप्तान जोशी होता है ना, वो खुद कुछ दिन बाद दूसरी शादी कर लेते हैं। और ये जो बानो होती है, इसका नाम बानो कैसे पड़ा, मतलब लाठी कैसे पड़ा, क्योंकि यहां तो बानो है। तो कुछ दिन के बाद जो होता है, कप्तान जब शादी कर लेते हैं दूसरी लड़की से, तो वो उसके साथ घूमने निकलते हैं। जैसे होता है ना कि भाई टूरिस्ट पे टूर, भाई कोई प्लेस पे, वो किसी प्लेस पे घूमने के लिए जाते हैं, तो वहां उनको भिक्षुओं के
बीच में जो भिक्षु होते हैं, भिक्षुओं के बीच में इनको बानो दिखाई देती है और देखते ही पहचान लेते हैं, देखते ही पहचान जाते हैं। लेकिन उस समय उनका नाम जो है वो लाटीर होता है, उसकी जीभ कटी होती है, वह कुछ बोल नहीं पाती है। तब फिर से इनको अपनी पुरानी कहानी याद आ जाती है कि हाँ, किस तरह से हमारे साथ क्या बीता है। जाहिर सी बात है भैया कि अगर यहाँ पर क्या हो जाए कि कोई किसी से प्यार कर रहा है, शादी भी हो जाए, उसके बाद बहुत ज्यादा, ठीक, बहुत ज्यादा, क्योंकि कप्तान जोशी बहुत ज्यादा डीपली प्यार करते थे, और उसके बाद फिर क्या हुआ, अचानक पता चले कि वो मर गई है, और कुछ टाइम के बाद भाई इनकी भी शादी हो गई, और कुछ टाइम के बाद फिर से उस लड़की को देख जाएं और वे एक साधु के रूप में दिखाई पड़े, एक भिक्षु के रूप में दिखाई पड़ जाए, तो कितना ज्यादा हर्ट होगा, आप समझिए। तो वही इनके साथ होता है। तो इस तरीके से कहानी का समापन होता है। ठीक है, तो ये 3 जो कहानियां हैं भैया, आपको अच्छे से तैयार करनी है। चलिए पहले इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया ना? तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। हम यही कहेंगे, इनको 3 को भैया तैयार कर लीजिए। फिक्स है, 5 नंबर आपसे कोई नहीं छीन सकता। मिलते हैं किसी और ऐसे शानदार टॉपिक के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर।